नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में कमाल की है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने आखिर नंबर्स यानी संख्याओं का आविष्कार कैसे किया? मतलब ये सिर्फ कोई बोरिंग गणित का विषय नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की एक बेहद दिलचस्प और पहेली जैसी कहानी है। एक ऐसा क्रमिक विकास जिसने हमारी पूरी दुनिया को सचमुच हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इन अजीब से हैरत में डालने वाले निशानों की कल्पना कीजिए। पहली नज़र में देखने पर ये किसी एलियन भाषा या रहस्यमयी कलाकृति जैसे लगते हैं ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये मेसोपोटामिया के 4000 साल पुराने नंबर्स हैं। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इन अजीबोगरीब आकृतियों के जरिए अपनी गिनती पूरी किया करते थे। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इंसानों ने गिनना शुरू ही कब किया? मतलब पाषाण युग यानी स्टोन एज के हमारे पूर्वजों के सामने ऐसी कौन सी बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी जिसने उन्हें गिनती करने की इस कला को ईजाद करने पर मजबूर कर दिया? तो बात कुछ ऐसी है कि उस समय ये सब कोई शौक नहीं बल्कि रोजमर्रा के अस्तित्व का, सर्वाइवल का मामला था। उन्हें जमा किए हुए खाने का पूरा हिसाब रखना होता था। अपने पालतू जानवरों की गिनती करनी थी ताकि कोई जंगली जानवर उनका शिकार ना कर ले। व्यापार और यहाँ तक कि चांद के चक्रों और मौसम के बदलने का सटीक अनुमान लगाना भी जरूरी था ताकि फसल और शिकार का सही समय पता चल सके। सच कहूं तो गिनती करना उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका था। तो ठीक है, अब गहराई में चलते हैं। भाग 1, शुरुआती गिनती के तरीके। चलिए देखते हैं कि इस बुनियादी समस्या को सुलझाने के लिए इंसानों ने सबसे पहले कौन से व्यवहारिक तरीके खोज निकाले। सबसे पहला और बिल्कुल सीधा साधा तरीका जो सामने आया वो था टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह। इसे आप एक बहुत ही बेसिक एक से एक मैपिंग प्रणाली समझ सकते हैं। मतलब हर एक जानवर या वस्तु के लिए बस एक निशान। इन निशानों को हड्डियों, लकड़ियों या गुफा की दीवारों पर उकेरा जाता था। एक जानवर है तो एक लकीर खींच दी, दो है तो दो लकीरें, बिल्कुल सिंपल। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह तकनीक कितनी पुरानी है तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। पुरातत्वविदों को जो इशांगो हड्डी मिली है ना, वो करीब 20 से 35 हजार साल पुरानी है। और साउथ अफ्रीका में मिली लेबोम्बो हड्डी तो 44,000 साल पुरानी है। मतलब जरा इस टाइमलाइन के बारे में सोचिए। ये दिखाता है कि संख्याओं का ये ज्ञान मानव इतिहास में कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। भाग 2, समूहीकरण का विचार। अब जैसे जैसे मानव समाज बढ़ने लगा, एक नई आफत आ गई जिसे हम स्केलिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं। एक एक करके लकीरें खींचकर 100 या 1000 गिनना, यह तरीका बहुत ही मुश्किल और उलझाने वाला हो गया था। इसलिए एक नए लॉजिक की सख्त जरूरत थी और वो बड़ा जम था समूहीकरण यानी ग्रुपिंग। जरा सामने मौजूद गायों के इस झुंड को देखिए। क्या बिना एक एक करके गिने बस एक पल में देखकर सटीक बताया जा सकता है कि ये कितनी है? शायद नहीं, है ना? दरअसल हमारा इंसानी दिमाग एक बार में 5 या उससे ज्यादा की भीड़ को बिना गिने तुरंत पहचानने में बहुत संघर्ष करता है। और ठीक यही वो इंसानी सीमा थी जिसने ग्रुपिंग के शानदार आइडिया को जन्म दिया। इस सीमा को पार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के गुमुलगल जैसे मूल निवासी समूहों ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने चीजों को 2-2 के ग्रुप में गिनना शुरू किया। संख्याओं को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ दिया। जैसे अगर उन्हें 3 कहना होता था तो वो 2 और 1 कहते थे। 4 कहना हो तो 2 और 2। संख्याओं को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। अब आते हैं भाग 3 पर, रोमन अंक प्रणाली। चलिए समय में थोड़ा आगे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रोम चलते हैं। यहां संख्याओं की दुनिया में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल अपग्रेड हुआ जिसे हम लैंडमार्क नंबर्स कह सकते हैं। रोमनों ने डेटा को कंप्रेस करने का यानी छोटा करने का एक बहुत ही शानदार जुगाड़ निकाला। उन्होंने 5, 10 और 50 के बड़े ग्रुप बनाए और उन्हें खास प्रतीक दे दिए, जैसे 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X और 100 के लिए C। इस स्मार्ट तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना और उनका रिकॉर्ड रखना अचानक से काफी आसान हो गया। और ये चीज एक बहुत ही बड़ी समस्या को शानदार ढंग से दर्शाती है। रोमन सिस्टम के साथ असली दिक्कत तब शुरू हुई जब बात आई गणित और कैलकुलेशंस की। जरा रोमन अंकों के इस लंबे चौड़े जोड़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना?
इसे हल करना सच में सिरदर्द था, जबकि दूसरी तरफ हमारा आज का आधुनिक जोड़ है जहां 232 और 413 को बस चुटकियों में जोड़ा जा सकता है। रोमन नंबर लिखने में तो बढ़िया थे, लेकिन जब बात कंप्यूटेशन यानी गणना की आई तो ये पूरी तरह से फेल हो गए। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 4, आधुनिक संख्याओं की उत्पत्ति। अब समय आ गया है उस खास भौगोलिक जगह की बात करने का जहां इस उलझा देने वाली कंप्यूटेशन प्रॉब्लम का सबसे सटीक और अल्टीमेट सॉल्यूशन निकला। एक ऐसा समाधान जिसने पूरी दुनिया के लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। महान गणितज्ञ पियरे साइमन लपलेस का एक बहुत ही मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था, केवल 10 प्रतीकों के एक सेट का उपयोग करके हर संभव संख्या को व्यक्त करने की ये सरल और शानदार विधि भारत में उभरी। और सच मानिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर था। ये 10 प्रतीकों वाला बेस 10 सिस्टम ही था जो आगे चलकर पूरी मानवता की वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार बना। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है एक छोटा सा बिंदु। बख्शाली पांडुलिपि में मौजूद ये छोटा सा डॉट दरअसल इतिहास का सबसे पहला ज्ञात शून्य यानी 0 है। ये वो आखिरी और सबसे जरूरी पजल पीस था जिसने आधुनिक अंकगणित के सारे ताले खोल दिए, क्योंकि सीधी सी बात है, बिना शून्य के प्लेस वैल्यू सिस्टम कभी काम ही नहीं कर सकता था। इस बात के बहुत ही गहरे ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, जैसे कि भारत के प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद संहिता में 10 की घातों यानी पावर्स ऑफ 10 का मौखिक रूप से जिक्र मिलता है। और उसके बहुत बाद लगभग 499 ईस्वी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इन्हीं 10 प्रतीकों का इस्तेमाल करके बेहद जटिल और एडवांस्ड वैज्ञानिक गणनाएं की। भाग 5, संख्याओं की वैश्विक यात्रा। चलिए अब इस बात पर नजर डालते हैं कि कैसे इस अद्भुत और गेम चेंजिंग 10 अंकों वाले सिस्टम ने असल में पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये प्रणाली आज से लगभग 2000 साल पहले भारत में विकसित हुई। फिर करीब 800 ईस्वी के आसपास महान फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी की किताबों के जरिए ये ज्ञान अरब दुनिया तक पहुंचा और वहां से धीरे धीरे सफर करते हुए 17वीं सदी तक इसने यूरोप में अपनी पक्की जगह बना ली। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप में हो रही वैज्ञानिक क्रांति के लिए ये प्रणाली बिल्कुल अनिवार्य हो चुकी थी। अब यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। चूंकि यूरोपियनों ने ये अंक अरब विद्वानों से सीखे थे तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से इन्हें अरबी अंक कह दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि खुद अरब विद्वान इन्हें हिंदू अंक कहते थे, जो उस वक्त भारत के लोगों और उनकी भौगोलिक पहचान से जुड़ा था। इसीलिए आज के आधुनिक इतिहासकार इस बात को सुधारते हुए इसका पूरा श्रेय हिंदू, अरेबिक अंक या भारतीय अंकों को देते हैं। तो इस विकास क्रम में जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है इन अंकों के आकारों का बदलना। ब्राह्मी लिपि से शुरू होकर 16वीं शताब्दी तक आते आते इन नंबर्स के शेप्स में जो विजुअल बदलाव आए वो हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं। वो ये कि नंबर्स कोई आसमान से टपकी या प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि पहिए की ही तरह ये पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई और कई पीढ़ियों तक रिफाइन की गई एक बेहद शानदार तकनीक है। संख्याओं के इस अविश्वसनीय विकास की यात्रा को करीब से जानने के बाद अब हमें एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछना चाहिए। क्या संख्याओं का हमारा वर्तमान बेस 10 सिस्टम ही आखिरी मंजिल है, या फिर आज के इस कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बदलते दौर में हम जल्द ही एक नए न्यूमेरिकल एवोल्यूशन का सामना करने वाले हैं? क्या पता हमारी गिनती का तरीका एक बार फिर से पूरी तरह बदल जाए। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।